नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा यूट्यूब के इस खास चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। साइंस और टेक्नोलॉजी का यह कम्पिटिटिव सेशन का आज 12वां चरण है और इस 12वें चरण पर आज हम क्लासिफिकेशन के बढ़ते हुए इस क्रम में सीलन ट्रीटा लेकर के आए हैं। आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन के सीलेंट्रॉन की, बात करेंगे हाइड्रा की, बात करेंगे आर्केंट्रॉन की, बात करेंगे पॉलिप और मेडुसा की, बात करेंगे काइटिन और कैल्शियम के एक्सोस्केलेटन की। आज बात करेंगे निडेरिया और टीनोफोरा, दो प्रमुख ग्रुपों की। आज बात करेंगे काम्ब प्लेट की और फिर आज आपसे 5 प्रमुख ऑब्जेक्टिव सवाल को भी पूछेंगे। तो इस तरह से पूरा सेशन हमारा चलेगा। तो चलिए, पहली स्लाइड पर जैसे आप देख रहे हैं, ये एक जीव है, एक जंतु है जिसको आप जानते भी होंगे, इसे हाइड्रा कहा जाता है। और ये हाइड्रा हमने पोरीफेरा पढ़ा दिया, ऐसे जंतु जिसके शरीर में चारों तरफ छेद ही छेद थे। और आज एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ माउथ होता है, एनस नहीं होता। और ऐसा जीव आपको सामने दिख रहा है, वो है हाइड्रा। हाइड्रा की बात करेंगे और फाइलम का नाम होगा सीलेंट्रेटा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आइए पहला पॉइंट लिखते हैं सीलेंट्रेटा का। सीलेंट्रेटा, ये है फाइलम का नाम। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें आरीय सममित पाई जाती है। आरीय सममित। अब इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पहले के वीडियो में हम अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं। रेडियल सिमेट्री होती है। अब यहां पर आपको याद होगा कि पोरीफेरा में हमने लेवल जो बनाया था वो था सेलुलर लेवल। आप यहां पर याद करिएगा कि जब हम सीलेंट्रेटा पर पहुंचते हैं तो बात करते हैं ऊतक तंत्र की, यानी यहां पर पहुंच करके हम लिखेंगे टिश्यू लेवल के जंतु इस फाइलम में रखे गए। और दोनों ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। पूछा जाए कि रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, जवाब होगा सीलेंट्रेट। इसमें क्या कोशिकाओं का गुच्छा एकत्रित हो गया, यानी ऊतक का निर्माण हो गया? बिल्कुल, आपका जवाब होगा ऊतक का निर्माण हो गया, यानी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जीवों का विकास, एवोल्यूशन भी यहीं से समझते चलिएगा। जीव विकास की ओर बढ़ रहा है। हम लोग धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि क्रम विकास समझते समझते मनुष्य का विकास कैसे हुआ, यहां से भी एक पॉइंट मिलता चलेगा। तो पहला पॉइंट आपने लिखा कि रेडियल सिमेट्री होगी और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। इनके शरीर में बाहर से एक खोल है, अंदर एक गड्ढा होगा। उस गड्ढे का नाम क्या होगा जिसके कारण इनका नाम सीलेंट्रेटा रखा गया? उस गड्ढे का नाम बताइए, पता हो तो। हम लिखते हैं बॉडी वॉल से घिरी, बॉडी वॉल से घिरी एक गुहा या कैविटी पाई जाती है
जिसे सीलेंटिरान अंग्रेजी भी लिखिएगा, सीलेंटिरान कहते हैं। अभी सारे ये चित्र हम दिखाएंगे। मान लीजिए ये बॉडी की कैविटी है, हमने पहले ही कह दिया माउथ भर होगा, एनस नहीं होगा, ये पैक होगा। ये जो कैविटी है दैट कैविटी इज कॉल्ड सीलेंटिरान। अब आपको याद रहेगा, इसी कैविटी के कारण एक फाइलम का विकास हुआ, उसको सीलेंट्रेटा कहा गया और सीलेंट्रान के कारण ही कहा गया। मतलब बॉडी के चारों तरफ कवर की हुई एक गड्ढा जिसको सीलेंट्रान कहा गया, इसी के कारण सीलेंट्रेटा फाइलम बना। तो बॉडी बाल से घिरी एक गुहा, एक कैविटी जिसे सीलेंट्रान कहते हैं। अब सीलेंट्रान करती क्या है, आगे ये भी नोट कर लो, जिसमें भोजन का पाचन यानी डाइजेशन तथा वितरण होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें भोजन का डाइजेशन भी होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। सिर्फ पच करके भोजन रखा नहीं रहेगा, सारी कोशिकाओं, जो जरूरी कोशिकाओं हैं, जो अंग हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, इनका शरीर 2 स्तरों का बना होता है। मतलब ये जो बॉडी है ये 2 स्तरों की बनी होती है कि 3? है आपके पास जवाब? लिखिएगा, इनका शरीर, इनकी बॉडी 2 स्तरों से मिलकर बनते हैं। बाहर वाली भित्ति या लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और अंदर वाली जो होती है, अंदर वाली, इसको कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, गैस्ट्रोडर्मिस। एंडोडर्मिस नहीं, अंदर वाली को गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। इनका शरीर 2 स्तरों से मिलकर के बनता है, बाहर वाली को एपिडर्मिस, अंदर वाली को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। याद कर लीजिएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो यूपीएससी में पूछा गया, चौथे पॉइंट में हम लिखते हैं। चौथा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि पोरीफेरा के जंतु में ब्रेन का विकास नहीं हुआ, प्रोटोजोआ में तो बिल्कुल नहीं हुआ, मूर्ख थे पूरे के पूरे। लेकिन सीलेंट्रेटा में जब आए तो तंत्रिका तंत्र का प्रारंभिक विकास देखा गया। लिखिएगा, तंत्रिका तंत्र की यानी नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की प्रारंभिक अवस्था इस फाइलम में दिखाई देती, और तब जाकर के इस फाइलम से अभी सीलेंट्रेटा आएगा, फिर प्लेटीहेलमिन्थिस आएगा, एनिलिडा आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा, मोलस्का आएगा, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर कार्डेटा आएगा, तब तक हम लोगों का दिमाग आएगा। यहीं से दिमाग के विकास की शुरुआत हो चुकी। तो नर्वस सिस्टम के प्रारंभिक अवस्था इसी फाइलम में दिखाई देती है। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलेंट्रेटा से ही नर्वस सिस्टम का विकास शुरू हो गया। और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस फाइलम के प्रमुख उदाहरण लिख लीजिएगा।
फाइसेलिया, हाइड्रा, बहुत सारे जीव हैं, तथा ओबिलिया है। अभी इन सारे चित्रों को आपको दिखाएंगे। फाइसेलिया, हाइड्रा, ओबिलिया। एक और सवाल पूछा गया एमपीएसआई में, पीएनएसटी में भी वो सवाल पूछा गया कि क्या इन जंतुओं में नर्वस सिस्टम का प्रारंभिक विकास हो गया? क्या इन जंतुओं में शरीर को बैलेंस करने के लिए कोई अंग पाया जाता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम का विकास हो गया, तंत्रिका तंत्र का विकास हो गया, दिमाग का हल्का विकास हो गया। तो आप लिखिएगा छठवें पॉइंट में, हाँ, एक विशेष रचना यहां बनती है और वो कहलाती है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट नामक संतुलन का अंग इस फाइलम में पाया जाता है, जो शारीरिक संतुलन का कार्य करता है। एक ये महत्वपूर्ण। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, यहां दो संरचनाएं अक्सर सवाल के अंदर पूछी जा सकती है। एक शब्द आता है पॉलिप और एक शब्द आता है मेडुसा। थोड़ा और गंभीर बायोलॉजी पर आपको ले चलते हैं। यहां पर दो अवस्थाएं एक जंतु पर होती है। एक अवस्था कहलाती है पॉलिप, POL/P, और एक अवस्था कहलाती है मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा, ये दोनों अवस्थाएं क्या हैं, ये चित्रों के माध्यम से हम आगे आपको समझाएंगे। तो आपको यहाँ ये लिखना है कि पॉलिप जो होती है अलैंगिक जनन की अवस्था होती है और मेडुसा जो होती है लैंगिक जनन की अवस्था होती है। लिखिएगा 7वें पॉइंट पर कि लैंगिक और अलैंगिक अंग, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल ऑर्गन्स, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक शब्द हमने अभी आपको बताया, वो एक होता है पॉलिप, POL/P। पॉलिप जो होता है ये एसेक्सुअल है, ये पूछा गया है, एसेक्सुअल ऑर्गन है, अलैंगिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और मेडुसा जो होता है, मेडुसा ये सेक्सुअल ऑर्गन है। अब ज़्यादा विस्तार से आगे नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पॉलिप जो होता है सेक्सुअल ऑर्गन है और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअल ऑर्गन है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, 8वां महत्वपूर्ण पॉइंट। 8वां महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इनके शरीर पर बाह्य कंकाल होता है। और वो बाह्य कंकाल किसका बना होता है पता है आपको? बताइए जरा, सोचिए और बताइए। बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, काइटिन व कैल्शियम का बना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 8वां पॉइंट। बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन काइटिन और कैल्शियम का बना होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को नर्वस सिस्टम की प्रारंभिक अवस्था, इस फाइलम के प्रमुख उदाहरण फाइसेलिया, हाइड्रा, ओबिलिया, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन का तरह काम करेगा। सेक्सुअल और एसेक्सुअल ऑर्गन अलग अलग नाम से पाए जाएंगे। पॉलिप को एसेक्सुअल कहेंगे, मेडुसा को सेक्सुअल ऑर्गन कहेंगे। बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन काइटिन और कैल्शियम का बना होगा। अब इस फाइलम को यानी
सीलेंट्रेटा को दो और ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप का नाम निडेरिया रखा गया और दूसरे ग्रुप का नाम टीनोफोरा रखा गया। वो भी बांट लें, फिर इसके बाद चित्रों की व्याख्या करते हैं। तो अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट लिखेगा कि सीलेंट्रेटा को दो समूहों में, हो सकता है आपकी किताब में ना दिया हो इसलिए पढ़ लीजिए, दो समूहों में बांटा गया। पहला नाम दिया गया निडेरिया, नी सी साइलेंट होता है, नी डेरिया, और दूसरा नाम दिया गया टीनोफोरा। थोड़ा थोड़ा इनकी जानकारी लिख देते हैं। 10वें पॉइंट में एक ही पॉइंट में लिख देते हैं, निडेरिया जो होते हैं, निडेरियंस मुख्य रूप से समुद्री जीव हैं, माने मेराइनस होते हैं, किंतु निडेरिया में ही हाइड्रा आता है, किंतु हाइड्रा स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसी में कोरल्स आते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की, क्यों इनका नाम निडेरियंस रखा गया, इन जंतुओं में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। और यह ऑब्जेक्टिव का सवाल हो सकता है, वो विशेष प्रकार की कोशिका क्यों पाई जाती है, उसका नाम क्या है। वो विशेष प्रकार की कोशिका है सिनेडोसाइट्स, और ये आक्रामक कोशिका होती है, इसमें पॉइजन होता है। जब इसको शिकार करना होता है तो ये सिनेडोसाइट्स से एक पॉइजन निकाल करके शिकार पर डालती है। तो सिनेडोसाइट्स का पाया जाना निडेरियंस का प्रमुख लक्षण है। लिख लीजिए, सिनेडोसाइट्स नामक कोशिका पाई जाती है, जिसमें विष भरा होता है। इसी की उपस्थिति के कारण इन्हें निडेरियंस कहा जाता है। चलिए अब दो लाइन टीनोफोरा के बारे में लिख रहे हैं 11वें पॉइंट में। टीनोफोरा एक छोटा संघ है। टीनोफोरा एक छोटा समूह है जिसमें सिर्फ समुद्री जीव आते हैं, जिसमें सिर्फ समुद्री जीव आते हैं। मुख्य रूप से ये पूछा गया है सवाल, मुख्य रूप से समुद्री अखरोट, इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है, सामान्य नाम है समुद्री अखरोट, या दूसरा नाम कॉम्ब जेली। कॉम्ब माने कंघी, कॉम्ब जेली इसके प्रमुख उदाहरण। ये सारे चित्र हम अभी आपको दिखाएंगे। इनके शरीर पर 8, याद करिएगा 8
कॉम्ब प्लेट होती है। 8 कॉम्ब प्लेट मतलब मान लो ये शरीर है, तो ये शरीर पर एक प्लेट ये हो गई, ये 2 प्लेट हो गई, फिर ये 3 प्लेट, फिर ये 4 प्लेट, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर ये 8। ऐसी प्लेट यदि बनती है तो इसे कॉम्ब प्लेट कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण सी एनी मून। तो ये दोनों ग्रुप की थोड़ी थोड़ी विशेषता कि निडेरियन मुख्य रूप से समुद्री जीव है, किंतु हाइड्रा स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसी में कोरल्स भी आते हैं। सिनेडियर नामक सिनेडोसाइट्स नामक कोशिका पाई जाती है, इसी के कारण इसमें निडेरियंस को ग्रुप में बांटा गया। और टेनोफोरा एक छोटा समूह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ समुद्री जीव आते हैं, मुख्य रूप से समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनके शरीर पर 8 कॉम्ब प्लेट होती हैं और सबसे अच्छा उदाहरण सी एनीमोन है। अब इन जो इधर जितने उदाहरण हमने आपको दिखाए हैं, जितने उदाहरण बताए हैं, सबको एक एक बारे में स्टेटोसिस्ट क्या है, सारे चित्रों को, आर्केंट्रॉन कहाँ बनती है, या ये गुहा कैसे काम करती है, इसके चित्रों को आपको समझाते हैं। पहला चित्र देखिए, फाइसेलिया। ये है फाइसेलिया, ये स्वतंत्र जीवी जीव है जो समुद्र में पाया जाता है। ये देखो नाव जैसा इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, देख रहे हो। और ये नाव जैसी रचना समुद्री जीव में ये टेंटिकल्स होते हैं, यहां से ये अपना भोजन पानी पकड़ते हैं और ये समुद्र में तैरते रहते हैं। यहां पर इनके तैरने की विशेषता ये होती है कि ये समुद्र के लेवल पर तैरते हैं, ऊपरी लेवल पर, नीचे लेवल पर नहीं, ऊपरी लेवल पर तैरते हैं। और जब इनको खाद्य पदार्थ मिलता है तो इन खाद्य पदार्थों को इन टेंटिकल के द्वारा पकड़ते हैं। इनमें एनस नहीं होता, याद रखिएगा, सिर्फ माउथ वाली एरिया होती है, सिर्फ माउथ होता है, एनस नहीं होता। दूसरा चित्र देखिए, ये है ओविलिया का। दूसरा उदाहरण आपने ओविलिया देखा था। ओविलिया का ये ऐसी संरचना दिखती है कि ये बिल्कुल प्लांट है, पेड़ पौधे जैसी रचना इसमें आपको दिखाई देगी। और प्लांट जैसी इस रचना में हर में ये देखिए, ये टेंटिकल, ये टेंटिकल, ये टेंटिकल, ये टेंटिकल, ये सब उसी तरह से प्लांट जैसी रचना में ये टेंटिकल, ये सब इसको खाद्य पदार्थ पकड़ने में मदद करते हैं। तो ये ओविलिया का उदाहरण। अब सीलेंट्रान की हमने बात की थी। सीलेंट्रान हम आपको पहले बता दें कि ये जीव हो गया, ये हाइड्रा का चित्र है। हाइड्रा का ये एपिडर्मिस वाला हिस्सा है। हमने कहा था ना 2 दीवारें होंगी, एक एपिडर्मिस की और एक जो अंदर होती है, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार इसकी बात कर रहे हैं, ये कहलाती है गैस्ट्रोडर्मिस। और ये दोनों दीवारों के अंदर ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ये वाली, ये कैविटी कहलाती है, ये देखिए लिखा हुआ है सीलेंट्रा। यहीं पर भोज्य पदार्थ अंदर आता है। ये देखिए माउथ दिख रहा है, देख रहे हैं, माउथ दिख रहा है, लेकिन एनस का कहीं पता नहीं है, ये पूरा पैक कंडीशन। फिर हमने 2 बातें आपको बताई थी। एक बात बताई थी एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज की। एक एसेक्सुअल फेज में हमने बताया था कि एसेक्सुअल फेज जो होती है पॉलिप की होती है, ये अलैंगिक है, ये अलैंगिक है, ये जनन कर रहा है। कैसे जनन कर रहा साहब? ये देखो, ये बॉडी से बड को निकाल रहा, ये पुराना हाइड्रा है, ये पुराना हाइड्रा धीरे धीरे सूख जाएगा और नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। तो ये बड बना रहा, तो ये नया हाइड्रा बन गया। इसमें किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्शन की संभावना नहीं हुई, जनन नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा अलैंगिक प्रजनन। और ये जो मेडुसा वाला पोर्शन होता है, इसमें गैमीट्स का निर्माण होता है, गैमीट्स बनते हैं और वो गैमीट्स आपस में फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं, फिर नया जीव बनता है। तो ये 2, ये एसेक्सुअल और ये सेक्सुअल, पढ़े रहिएगा।
पॉलिप कौन सा होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इतना पूछेगा कि पॉलिप कैसा होता है, मेडुसा कैसा होता है। पॉलिप को आप बताइएगा एसेक्सुअल होता है, मेडुसा को बताइएगा सेक्सुअल होता है। बाकी सारी चीज़ें वही। ये देखिए रिप्रोडक्टिव टिश्यू देख रहे हैं ना, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अब रिप्रोडक्टिव टिश्यू बन गए तो पक्का है कि यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स बनेंगे तो मेल और फीमेल दोनों बनेंगे, और मेल और फीमेल बनेंगे तो पक्का है कि दोनों में आपस में फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा, और जायगोट बनेगा तो फिर नए जीव का उत्पत्ति होगी। इसीलिए इसको सेक्सुअल कहा गया, बाकी को एसेक्सुअल कहा गया। चलिए एक बात हम आपको और बता दें, वो सेल जिसके कारण निडेरियंस, इनको निडेरिया में रखा गया, निडेरिया में। देखो ये एक कोशिकीय पार्ट देख रहे हो, ये बाहर की जो बाहर की चमड़ी होती है या एपिडर्मिस वाली एरिया होती है, ये देख रहे हो। ये तो अंदर वाली दीवार है, ये गैस्ट्रोडर्मिस है, गैस्ट्रोडर्मिस है। और ये वाली एरिया जो है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस वाली एरिया में ये विशेष प्रकार की कोशिका, ये सिनेडोसाइट्स, ये सिनेडोसाइट्स का पाया जाना हाइड्राकोनिडेरिया में रखा जाता है। ये सिनेडोसाइट्स यहीं पर पॉइजन की ग्लैंड ये निकालती है, यहीं पर टेंटिकल भी हो सकता है। मान लो भोजन यहाँ पर है तो ये टेंटिकल के द्वारा ये पॉइजन यहाँ तक पहुँचा देती है। तो ये सिनेडोसाइट्स पॉइजन को सेक्रेट करती हैं और अपने भोज्य पदार्थ पर या जीव पर या प्रे पर आक्रमण करने के लिए काम करती है। तो ये सिनेडोसाइट्स को दिखाता हुआ यह रचना। एक और ये भी सिनेडोसाइट को विस्तार से दिखाता हूं। ये देखो कैसे है, ये देखा, ये कैप्सूल जैसे रचना में ये भरा हुआ है, ये इसमें पूरा का पूरा पॉइजन भरा हुआ है, और ये पॉइजन इस स्पाइन के द्वारा ये ट्यूब ये निकला। तो ये कैसे सिनेडोसाइट्स एक्शन में आती हैं, कैसे काम करती हैं। ये यहाँ से ये अपना पॉइजन निकालेगा, यहाँ से निकाल करके और सीधे प्रे पर आक्रमण कर देगा। ये की रचना। और अब एक उदाहरण हमने आपको बताया सी एनीमोन का, सी एनीमोन, जिसमें 8 प्लेट, जिसके बॉडी में कम प्लेट बनती थी। याद करिए कहाँ बताया था, सी एनीमोन। टीनोफोरा, टीनोफोरा एक छोटा समूह है जिसमें सिर्फ समुद्री जीव आते हैं, मुख्य रूप से समुद्री अखरोट, काम्ब जैसी इसके प्रमुख उदाहरण है। इसके शरीर पर 8 काम्ब प्लेट होती है। इनकी रचना ही कुछ ऐसी होती है। ये देखो, यहां पर देखोगे, यहां पर ये बीच में ये टेंटिकल्स तो बढ़े हुए हैं, ये बीच में देखोगे तो बीच में ये काम्ब प्लेट आपको दिखाई देगी। 1 2 3 4 5 ऐसी 6 7 और 8 ऐसे आपको काम्ब प्लेट बीच में दिखाई देती है। ये जो रचना आप देख रहे हो काफी खूबसूरत रचना जीव होता है ये सी एनीमोन का। ऐसे जीव समुद्री इलाकों में पाए। तो ये पूरी जानकारी थी, फिर से एक बार देख लो, पूरी जानकारी थी सिनेडोसाइट्स के बारे में, गैस्ट्रोडर्मिस के उसकी संरचना के बारे में, कहाँ आर्केंट्रान सिलेंट्रान होता है, कैसे इसमें सिर्फ माउथ होता है, एनस नहीं होता है, ओविलिया की कैसी रचना है, फाइसेलिया कैसा है। सारी बातों को हमने, जितने ऑब्जेक्टिव सवाल हैं सबको लिख दिया है। आप इसको ईमानदारी से पढ़िए। और अब चलते हैं अगले सेशन पर, जो हमारा एमसीक्यू का सेशन है। ज़रा सोच समझ करके एमसीक्यू सेशन पर बढ़िए। पहला सवाल हम लिखने जा रहे हैं। पहला सवाल लिखते हैं, जीवाणु की संख्या, जीवाणु की संख्या व जीव भार, नंबर ऑफ बैक्टीरिया व बायोमास को नियंत्रित करने वाला
करने वाला फाइलम निम्न में से कौन सा है? पहला लिखा प्रोटोजोआ। अब जो पूरे वीडियो को पढ़े होंगे, पूरे वीडियो के एनालिसिस किया होगा, उसी से बनेगा। एंथोजोआ। तीसरा इकाइनोडर्मेटा। और चौथा प्लेटी हेलिमेंथीज। ये पहला सवाल था कि जीवाणु की संख्या व जीव भार यानी बायोमास को रेगुलेट करने वाला फाइलम निम्न में से कौन सा है? प्रोटोजोआ है, एंथोजोआ है, इकाइनोडर्मेटा है या प्लेटी हेलमिंथेस है। ये सवाल का उत्तर अभी आप करिए, फिर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। जब सेशन समाप्त हो जाएगा तब इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। दूसरा सवाल लिखने जा रहे हैं कि पोरीफेरा का विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक द्वारा किस सन में किया गया? ए ऑप्शन है ग्राउट 1825, बी ऑप्शन है ग्राउट 1826, सी ऑप्शन है ग्राउट 1827 और डी ऑप्शन है ग्राउट 1828। पोरीफेरा का विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक के द्वारा किस सन में किया गया? ग्राउट 1825, ग्राउट 1826, ग्राउट 1827 या ग्राउट 1828। तीसरा सवाल, पोरीफेरा में नाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये तो आप भी जानते हैं, पाया जाता है। अर्थात पानी का प्रवाह बाहर से अंदर की ओर होता है। निम्न में से कौन सा अपर्चर है, अपर्चर या छेद है जो जंतु के शरीर से पानी को बाहर निकालता है? पहला है आस्टिया, दूसरा है आस्कुलम, आस्टिया एंड आस्कुलम दोनों, और चौथा है
अब तीसरे प्रश्न का जवाब करिए। पोरीफेरा में नाल सिस्टम पाया जाता है, यानी नहर तंत्र है, अर्थात पानी का प्रवाह बाहर से अंदर की ओर होता है, अंदर से बाहर भी होता है। हम ये पूछ रहे हैं कि कौन से अपर्चर की है जो शरीर के अंदर के पानी को बाहर की ओर निकालता है। वो आस्टिया है, आस्कुलम है, आस्टिया और आस्कुलम दोनों हैं या न। तीसरा सवाल था। चौथा सवाल, स्यूडोपोडिया लक्षण है निम्नलिखित किस फाइलम का? ए पोरीफेरा, बी प्रोटोजोआ, सी प्लेटी हेलिमेंथीज एंड डी। हमने सवाल पूछा चौथा कि स्यूडोपोडिया किसका लक्षण है, निम्नलिखित में से किस फाइलम का लक्षण है? पोरीफेरा का लक्षण है, प्रोटोजोआ का लक्षण है, प्लेटी हेलिमेंथिस का लक्षण है, नन का है, या यहां ई भी ऑप्शन ले लो, सीलेंटिरेटा। आज पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि स्यूडोपोडिया यही तो नहीं, सीलेंटिरेटा, ये भी ऑप्शन ले लो। और अंतिम सवाल आज के इस सेशन का होगा 5वां सवाल। जंगल का पिता किस प्लांट को कहा जाता है? फादर ऑफ फॉरेस्ट। उस प्लांट का आपको नाम बताना है। हम लिखे देते हैं सिकोया, हिंदी में लिखे देते हैं सिकोया गिग्नेटिया, बी सिकोया जिंजीवेलिस, सी सिगोया पिग्मिया, या डी जंगल का पिता किस प्लांट को कहा जाता है? यह सवाल हमने पूछा। सिकोया गिग्नेटिया, सिकोया जिंजीवेलिस, सिकोया पिग्मिया, या नन, यानी कोई भी नहीं। तो ये 5 सवाल आज के लिए हैं। अब इन 5 सवालों का कोई एक बार आपने देख लिया है, आपके दिमाग पर तसल्ली हो गई होगी कौन सा इसका जवाब होगा। अब इसका जवाब भी हम आपको बता दें तो एक सवाल पर चलते हैं। पहले सवाल का जवाब, जीवाणु की संख्या और जीव भार को नियंत्रित करने वाला फाइलम, इसमें सही जवाब होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसलिए कि इस जीव की संख्या सबसे ज्यादा है। जिसकी जीव की संख्या सबसे ज्यादा होती है वही बायोमास को और कंट्रोल करता है। अब इस पर विस्तार से एक लेक्चर बन सकता है, तो प्रोटोजोआ इसका सही जवाब है। दूसरा, पोरीफेरा का विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? ये पीछे के वीडियो को जब आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो ये सवाल बनेंगे, और इसका सही जवाब होगा ग्राउट। 1885 में इसका सही अध्ययन किया था। तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा कि पोरीफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है, अर्थात पानी के प्रवाह को बाहर से अंदर की ओर होता है। निम्न में से कौन से अपर्चर के छेद है जो जंतु के शरीर को पानी
जंतु के शरीर से पानी को बाहर निकालता है तो वो छेद होगा आस्कुलम, क्योंकि आस्टिया के द्वारा पानी अंदर आता है और आस्कुलम के द्वारा बाहर जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आस्कुलम। और चौथा सवाल हमने पूछा सीडोपोडिया लक्षण है निम्नलिखित में से किस फाइलम का, तो यह पक्का है कि सीडोपोडिया अमीबा में बनता है। अमीबा प्रोटोजोआ का सदस्य है, इसका सही जवाब होगा प्रोटोजोआ। और अंतिम सवाल हमने पूछा कि फादर ऑफ फॉरेस्ट, ये भी पिछले के वीडियो में, क्योंकि आप लोग वीडियो जब तक पूरा पिछला नहीं बनोगे तो ये ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेंगे। तो जंगल का पिता किस प्लांट को कहा जाता है, तो फादर ऑफ फॉरेस्ट को सिकोया गिग्नैटिया के नाम से जाना जाता है, तो इसको सही जवाब होगा ए सिकोया गिग्नैटिया। तो ये 5 सवाल आज के लिए थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा 5 मिनट होगा, उतने जल्दी हम आपसे लाइव मिल पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और दूसरा, जितने भी वीडियो पीछे के थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, तो जितने भी वीडियो पीछे के डले हुए हैं सभी को क्रम से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सभी को क्रम से पढ़ते रहिए। तो जब आप उसको क्रम से पढ़ते रहेंगे तभी आपको, क्योंकि फाइनल जब इसका हम पूरे सेशन का एक साथ एमसीक्यू बनाएंगे तो पूरे जब आप पढ़े रहेंगे तभी आपसे एमसीक्यू बनेगा। हर सेशन में हम 5 से 10 एमसीक्यू जोड़ने का प्रावधान कर चुके हैं। 5 से 10 सवालों को जोड़ा करेंगे और उन 5 से 10 सवालों को आपके सामने लाया करेंगे जो पीछे के वीडियो पर हों। तो पीछे के वीडियो को आप क्रमिक रूप से पढ़ते चलें। और आज के सेशन के लिए बच्चों बस इतना ही। कल फिर या एक दिन के गैप के बाद जब हमारा नेक्स्ट सेशन आए, नेक्स्ट वीडियो आए, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम प्लैटीहेल्मिन्थेस का सेशन लेकर के या प्लैटीहेल्मिन्थेस क्लास को, फाइलम को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक इस पूरे सेशन को, जितने भी वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं, सारे वीडियो को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई आपके सवाल हैं तो लाइव हम 6 बजे इस सेशन को लेकर के मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, प्लैटीहेल्मिन्थेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।